हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शुक्ला आप सबका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका डीएलएड का सेकंड सेमेस्टर का पेपर जल्द ही होने वाला है। ठीक है, डेट भी आपकी आ चुकी है। तो आज हम डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर का पेपर 5 देखेंगे, सामाजिक अध्ययन का कक्षा शिक्षण। एक ही वीडियो में पूरा समाप्त किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हम सबसे पहले एमसीक्यू वाले क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद में वन लाइनर और जो लॉन्ग आंसर होंगे उसमें हम टोटल 20 से 21 क्वेश्चन करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जब पेपर आएगा तब आप लोग देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यू क्वेश्चन अपना देखेंगे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आप लोगों को बताना है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक था। सेकंड क्वेश्चन आपका है बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? तो बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष थे। थर्ड क्वेश्चन शून्य के आविष्कार कौन थे? शून्य के आविष्कारक कौन थे? तो शून्य का आविष्कार आप लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए कि शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? सभी लोग जानते हैं कि हर्ष चरित्र के लेखक बाणभट्ट है। बहुत बार ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कई एग्जामों में। अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते होंगे तो आप लोग पता होगा कि ये सब क्वेश्चन जो है कितने इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदेल शासकों की राजधानी थी? आपको बताना उज्जैन, धार, कन्नौज या खजुराहो। तो आप लोगों को पता होगा कि चंदेल शासकों की राजधानी जो है कौन सी थी? खजुराहो थी। ठीक है, हम लोग थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमको कंप्लीट रिवीजन करना है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो आप लोग जो है इसको रिवीजन के तौर पे लीजिएगा। हम लोग थोड़ा फास्ट चलते चलेंगे, जहाँ समझाने की आवश्यकता होगी वहाँ पर समझाएंगे भी। दास वंश किसको कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि गुलाम वंश को हम दास वंश कहते हैं। किसको? गुलाम वंश को क्या कहा जाता है? तो गुलाम वंश को दास वंश कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपको पता होगा कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुबाद था। ठीक है, गुलाम वंश के बाद में कौन सा वंश आता है? गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आता है? तो गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आता है आपका? गुलाम के बाद आप लोग कमेंट में इसका आंसर कीजिएगा। गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था तो कैकुबाद था। इसके बाद में कौन सा वंश आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल में किस परत में घटित होती हैं? आप लोगों को सबको पता है कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं मौसम संबंधी हैं वो सब आपके क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। और आयन मंडल में क्या होता है? जितनी भी आपका जो डिश टीवी वगैरह जो भी चलता है वो आयन मंडल से कंट्रोल किया जाता है। वायु दाब को मापने की इकाई क्या है? आपको बताना है मिलीबार, केल्विन, सेल्सियस या एम्पियर। तो आप लोग पता होगा कि वायु दाब को हम किस में मापते हैं? मिली बार में मापा जाता है। वायु दाब किस में मापा जाता है? बार में। मानसूनी हवाओं की दशा में परिवर्तन कब होता है? मानसूनी हवाओं के दशा में परिवर्तन कब होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 6 मंथ के बाद। कब होता है मानसूनी हवाओं की दशा में परिवर्तन? 6 मंथ के बाद में होता है। गर्म तथा ठंडी धाराओं को मिलने के स्थान पर उत्पन्न होती है। जहाँ गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं मिलती हैं वहाँ पर क्या उत्पन्न होता है? आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या उत्पन्न होता है? प्लेक्टन धारा। क्या होती है वहाँ पर? प्लेक्टन धारा। और जहाँ पर गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं मिलती है वहाँ पर मछलियों का उत्पादन भी सर्वाधिक किया जाता है। अगला है भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है। आप लोगों को पता होगा कि भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो आपको पता है कि भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। 7वां मूल अधिकार आपका था संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया गया है। अब उसको कानूनी या विधि का अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल किसके अंदर आपको बताना है। कमेंट में आप बताइएगा कि संपत्ति का जो अधिकार था उसको किस आर्टिकल में अब रखा गया है मूल अधिकार से हटा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार जो अधिनियम है वो किस सन में पारित होता है? जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो था 2005 का, वो किस डेट को पारित हुआ था? ये आपसे डेट पूछा गया है। तो 15 जून 2005। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। आप इस तरह रिलेट कर सकते हैं कि 15 जून 2005 को पारित किया गया था। सूफी संप्रदाय के उपदेशक कहलाते हैं। सूफी जो संप्रदाय था उसके उपदेशक को हम क्या कहते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसको
क्या कहते हैं, पीर कहते हैं। क्या कहते हैं, सूफी संप्रदाय के जो थे धर्म उपदेशक, उनको हम क्या कहते हैं, पीर कहते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी। तो हरित क्रांति की शुरुआत आपकी 1960 में की गई थी। हरित क्रांति से संबंधित है कृषि के व्यापारीकरण से, कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता, कृषि उत्पादन वृद्धि से या पशुधन से। तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता। ठीक है, कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता जो है, कुछ लोग यहाँ पर कृषि उत्पादन में वृद्धि मार के आएंगे, लेकिन ये गलत है, क्योंकि हमने हरित क्रांति इसलिए स्टार्ट की थी क्योंकि उस समय जब वार हो रहा था चाइना से, तो उस समय हमको क्या हुआ था, बहुत ही अनाज की जो है ना बहुत कमी हुई थी। उसी समय जो है हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और एक टाइम भोजन करने का निर्णय लिया था, और उसी समय पे हमने क्या स्टार्ट किया था, हरित क्रांति स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन आपका है, चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा कौन सी है? चोल काल में निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा कौन सी है? तो आपको पता है यहाँ पे कौन है, विष्णु की है कि भगवान वेंकटेश की है, नटराज की है कि भगवान बुद्ध की है? तो आपको पता है कि चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा जो है नटराज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सुल्तान जिसके कारखानों को इक्ता नाम दिया गया था। वह सुल्तान जिसके कारखानों को इक्ता नाम दिया गया था वो कौन था? इल्तुतमिश था। 2.5 दिन का दरवाज़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? सभी लोग जानते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिजरी संवत किसने चलाया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि हिजरी संवत किसके द्वारा चलाया गया था? तो हिजरी संवत आपका अकबर के द्वारा चलाया गया था। खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र क्या है? खानवा का युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था, आपसे पूछा गया है। तो खानवा का युद्ध आपका फतेहपुर सीकरी में लड़ा गया था। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो आपको पता है कि ये जो है ताराबाई के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ताराबाई के द्वारा। मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व ताराबाई के द्वारा किया गया था। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या कितनी है? तो 2 एंग्लो इंडियन जो है लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, लेकिन अब ये संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले को बदलने का अधिकार है। बदलने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को है, बदलने का अधिकार नहीं है। बदलने का अधिकार केवल न्याय मंत्रालय को। इसमें से कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? तो राइट आंसर है बदलने का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले को बदलने का पूर्ण अधिकार दिया गया है। कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा है? एकता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता। अभी हमने आपको बताया था कि जो संपत्ति का अधिकार था उस समय पे ये सबसे विवाद का कारण रहा था, इसीलिए हमने इसको हटा दिया था। ठीक है, अपने जो मौलिक अधिकार थे, पहले 7 मौलिक अधिकार थे, तो उसमें से हमने संपत्ति के अधिकार को हटा के 6 मौलिक अधिकार हो गए थे। वह बजट जिसमें आय और व्यय बराबर होता है, वह बजट जिसमें आय और व्यय बराबर होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं कि देखो आय जो है आपने 10 रुपये कमाया, ठीक, और 10 खर्च कर दिया, तो क्या है? संतुलित है ना। आपने कुछ बचाया ना आपने उधार लिया, तो इसको हम संतुलित बजट में रखते हैं। ठीक है, दामोदर घाटी योजना संबंधित है कहाँ से? दामोदर घाटी योजना कहाँ से संबंधित है? तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि दामोदर घाटी योजना जो है आपकी बिहार तथा पश्चिम बंगाल से संबंधित है। बिहार तथा पश्चिम बंगाल से संबंधित है। 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन कहाँ पर होता है? तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन व 6 महीने की रात होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश वहाँ पर कभी नहीं पहुँच पाता है। इतना टाइम नहीं कि आपको पूरा अच्छे से ग्लोब बनाकर बताया जाए कि कब विषुवत रेखा पर सूर्य आता है, कब कर्क रेखा पर जाता है, कब मकर रेखा पर जाता है, लेकिन आप जानिए कि ये उत्तर ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है। ठीक है, 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग क्या कहलाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग क्या कहलाता है? उसको हम सिंधु पंख कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम?
सिंधु पंक कहते हैं। ठीक है। मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि मूंगफली की खेती के लिए अत्यधिक उपयोगी मिट्टी आपकी काली मिट्टी होती है। सर्वाधिक मूंगफली आपकी गुजरात में उत्पादित की जाती है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक लक्षणता, ये गलत लिखा हुआ है, इसमें लिखना होना चाहिए था सर्वाधिक लवणता, लवणता मतलब सैलिनिटी, खारापन जिसको कहते हैं, कहाँ पर होता है? तो सबसे नंबर 1 पे आपका क्या आंसर आता है? तो मृत सागर जो है इसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। सागर पूछा है, अगर झील पूछता तो कैस्पियन सागर होता है। कैस्पियन सागर सागर नहीं है, एक प्रकार की झील है, इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। तो मृत सागर आपका हो गया सर्वाधिक लवणता वाला सागर। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह पाई जाती है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दो हैं। ठीक है, सॉरी ये नहीं होंगे क्योंकि इनकी जो दरगाह है वो दिल्ली में पड़ती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो आपकी अजमेर में पड़ती है। और अजमेर में और क्या पड़ता है अभी हमने बताया था, अभी आपको हमने बताया था कि ढाई जो झोपड़ा है वो भी यहीं पर पड़ता है। कौन सा? 2.5 दिन का झोपड़ा भी आपका अजमेर में ही पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अलबर्नी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उसके साथ एक लेखक भी आया था अलबर्नी, उसने कौन सी किताब लिखी थी? सभी लोग जानते हैं कि अलबर्नी ने उसमें किताबे उल हिंद लिखी थी। कौन सी किताब लिखी थी? किताबे उल हिंद लिखी थी। और आपकी जो सीरीज दी हुई उसमें आपका शाहनामा आंसर दिया हुआ है, जो कि पूरी तरीके से गलत है क्योंकि शाहनामा की रचना दूसरे कवि ने की है। ठीक है, उनका नाम फिरदौसी था जिसने शाहनामा लिखी। शाहनामा के कवि कौन थे? फिरदौसी थे। तो किताब उल हिंद की रचना महमूद गजनवी के समय आए अलबर्नी ने किया था। ये आप लोग सही कर लीजिएगा, पृष्ठ संख्या आपका 10 पे है ये। क्वेश्चन नंबर 33, दिल्ली सल्तनत ने किस वंश में सर्वाधिक शासन दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाए तथाकथित दास वंश। ठीक है, इसमें सर्वाधिक शासक हुए हैं। प्रयाग प्रशस्ति के जो कहते हैं ना, प्रयाग प्रशस्ति लिखा किसने था? तो लिखा तो दूसरे ने था, किसने, किसके प्रति लिखा गया था? अगर ये क्वेश्चन पूछा, यही क्वेश्चन पूछा कि प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा या किसके संबंध में लिखा गया था, तो ये आपके समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। प्रयाग प्रशस्ति गुप्त वंश के शासक हैं और इन्हीं के संबंध में ये लिखा गया था, प्रयाग प्रशस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं गयासुद्दीन तुगलक जो था वो तुगलक वंश का संस्थापक था। तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ जिसका क्या नाम था? तुगलक काल में एक प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, तुगलक वंश के समय पर ही विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ था। चीनी यात्री हुएन त्सांग किस उद्देश्य से भारत आया था? आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए वो क्या आया था, यहाँ पर भारत आया था बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए। भारत के दक्षिणी पठार अधिकांश बने हैं, तो भारत के दक्षिणी पठार जो है अधिकांश किसके बने हुए हैं? तो भारत के दक्षिणी पठार जो हैं आग्नेय शेल चट्टानों से, अधिकतर आग्नेय शेल चट्टानों से बने हुए हैं। विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में शामिल है, उसको क्या कहते हैं? मतलब 7 अजूबा जो है उसमें कौन सा शामिल है? तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपका जो ताजमहल है वो 7 अजूबों में शामिल है। पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सकरी घाटी को हम क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अच्छे से पढ़ा होगा वही आंसर दे पाएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? गॉर्ज कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में गहरी सकरी घाटी, घाटी इसको कहते हैं जैसे मान लो ये आपका पहाड़ हो गया, ये और ये पहाड़ होगा, इसके बीच में बहुत थोड़ा सा गैप होता है, उसी को हम गार्ज कहते हैं। ठीक है, पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को क्या कहते हैं? अब ये पूछा गया है कि पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को कौन सा पखवाड़ा हम कहते हैं? तो कृष्ण पक्ष कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि कृष्ण पक्ष कब होता है? जब अंधेरी रात, हम लोग गाँव में कहते हैं अंधेरी रात, उंजेरी रात। ठीक,
तो हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। अब ये पूछ ले कि अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते चांद के पखवाड़े को क्या कहते हैं, तो उसको हम शुक्ल पक्ष कहेंगे। नेक्स्ट वन, गोल पृथ्वी के केंद्र को क्या कहता है, पृथ्वी के केंद्र को हम क्या कहते हैं, तो पृथ्वी के केंद्र को क्रोड कहता है। ठीक है, क्रस्ट होता है सबसे ऊपर, फिर मेंटल होता है, फिर क्रोड होता है। ठीक है, तो क्रस्ट मेंटल क्रोड, मतलब भूपर्पटी, फिर मेंटल होता है, फिर क्रोड होता है केंद्र में। वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा, आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं कि वायुमंडल में कितना % ऑक्सीजन पाया जाता है। वायुमंडल में 21% आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में तो आप लोग जानते हैं कि हमारे मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर 8 थी, लेकिन आपके जो प्रश्न पत्र है, जो आपके सीरीज है, उसमें दिया हुआ है कितना, 12। बहुत ही सरासर गलत है। हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, और प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा हमने 9वीं अनुसूची जोड़ी थी, संपत्ति का अधिकार, 1951 में। ठीक है, इसमें 284 शेड्यूल हैं, जो 9th शेड्यूल है। फिर 10वीं शेड्यूल जोड़ी गई दल बदल कानून, 11वीं शेड्यूल जोड़ी गई हमारी जो है पंचायतें, और 12वीं जो हमने जोड़ी वो हमने जोड़ी नगर पालिकाएं। ठीक है, तो मूल संविधान में 8 थी, टोटल 12 हैं। आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे आंसर गलत दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर मिलेगा। यहाँ देखिए लिखा है हमारे मूल संविधान में लिखा हुआ है, तो मूल संविधान में हमारी कितनी अनुसूचियाँ थी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, सभी लोग जानते हैं कि संविधान जो सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी थी, तो अजंता में गुफाओं की संख्या 30 थी। कितनी थी, 30। बिंदुसार के मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था, आप लोग अच्छे से जिसने पढ़ा है वो जानते हैं कि बिंदुसार की जब मृत्यु हो जाती है उस समय तक्षशिला का वायसराय या गवर्नर रहता है वो कौन, अशोक। और अशोक अपने बड़े भाई की हत्या करके जो है गद्दी पर बैठता है, मौर्य वंश पे राज करने के लिए आगे। ठीक है, किस सम्राट के शासनकाल में हूणों ने प्रथम बार आक्रमण किया था, तो हूणों का सर्वप्रथम अगर आक्रमण हम देखा जाए तो कुमार गुप्त के समय में हुआ था, और कुमार गुप्त ने हूणों को क्या किया था, पराजित किया था, हरा दिया था उस समय। सबसे पहले भारत किसने आया, मतलब कौन आया, सबसे पहले भारत कौन आया था, तो आप लोग जानते हैं सबसे पहले भारत कौन आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज सबसे पहले भारत आया था। हर्षचरित के रचयिता कौन थे, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हर्षचरित के रचयिता कौन थे, बाणभट्ट थे। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध 1991 में हुआ था, और इस युद्ध में पृथ्वीराज द्वितीय ने पराजित कर दिया था, और द्वितीय जो हुआ था उसमें 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज द्वितीय या पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और उसको मार दिया था, और उसने भारत पर शासन करने का सबसे पहला जो बनाया ना 1192 में जब हुआ था पानीपत का तराइन का द्वितीय युद्ध, जब पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी से हारा था। प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में। द्वितीय कब हुआ था, 1192 में। पाल वंश की स्थापना, पाल वंश की जो स्थापना है वो गोपाल ने की थी। किसने, पाल वंश की स्थापना किसने की थी, गोपाल ने। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे, तो चालुक्य वंश जो था इसके सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय थे। इन्होंने हर्ष को हराया था नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, और ऐहोल अभिलेख लिखवाया था वहाँ पर। ये सब तो अधिक जानकारी हो जाएंगी, लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रतापी राजा थे चालुक्य वंश के। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, बहुत इजी क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। भूजल स्रोत है, भूजल स्रोत कौन सा है, वर्षा का जल, नदी, तालाब कौन सा है, भूजल का स्रोत है वर्षा का जल। मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है, कहाँ पर, कर्क पर, मकर पर, विषुवत पर या ध्रुवों पर। ध्रुवों तो बिल्कुल नहीं होगा,
ठीक है, विषुवत तो बिल्कुल नहीं होगा, आपको दोनों में से चुनना है। मकर रेखा पर, मकर संक्रांति लिखा है ना, तो मकर संक्रांति है तो मकर पर चमकेगा, कर्क संक्रांति है तो कर्क पर चमकेगा। भारत का मानक समय निर्धारण कहाँ से? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि आपकी इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, यहाँ से आपका जो है भारत का मानक समय निर्धारण किया जाता है। कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभी हमने आपको पहले ही बताया था कि संपत्ति का जो अधिकार है वो मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये तत्व यानी नीति निर्देशक तत्व न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है, ये किसने कहा था? जो नीति निर्देशक है न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ, इसको आप रट लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था इसको? एम शीतलवाड़ ने। किसने? एम शीतलवाड़ ने कहा था। शेक्सपियर किस देश का नागरिक था? ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे भाई दिमाग खराब हो जाए। शेक्सपियर किस देश का नागरिक था बताओ? इंग्लैंड का। इजी क्वेश्चन। महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था? आप लोग जानते हैं कि महमूद गजनबी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और उसका अंतिम आक्रमण जो है वो हूणों के खिलाफ हुआ था। तो महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर 1024 में, करेक्ट होगा आपका 1024 में उसने आक्रमण किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बा, 1023 और 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तराइन के मैदान में मोहम्मद गोरी का किस राजा के साथ युद्ध हुआ था? अभी हमने आपके साथ कुछ देर पहले आपको मैं बताया कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। पहले में पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था और दूसरे में आपका मोहम्मद गोरी विजय हुआ था। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? आप लोगों को अच्छे से पता है कि गुलाम वंश का जो प्रथम सुल्तान था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने किसका निर्माण कराया था? 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था। इसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। इसने गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक कब बना? गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक कब बना? तो आपसे डेट पूछा गया, तो डेट भी आप थोड़ा बहुत अगर रख सके दिमाग में तो रखिएगा कि 1266 में जो गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना था। ठीक है, ये गुलाम वंश का ही शासक है क्योंकि 1226 या कुछ ऐसे ही, याद नहीं है मुश्किल से, 1206 में आपका गुलाम वंश की स्थापना होती है। उसके 60 साल बाद ये गयासुद्दीन बलबन आपका दिल्ली का शासक बनता है। दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि जो इब्राहिम लोधी है इसने दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की थी। आप लोग जानते हैं कि ताली कोटा का युद्ध कब हुआ था? ताली कोटा का युद्ध आपका 1500 किस में हुआ था? ताली कोटा का युद्ध, जिसको हम राजसी ताड़का का युद्ध भी कहते हैं, 1565 में लड़ा गया था राजसी ताड़का का युद्ध। इसी के युद्ध के बाद में विजयनगर साम्राज्य आपका टूट जाता है कई सारे टुकड़ों में। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्यों को कितने प्रांतों में बांटा गया था? ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य में शासन व्यवस्था में राज्यों को कितने प्रांतों में बांटा गया था? ये क्वेश्चन आपका थोड़ा टफेस्ट बन जाता है। ये 2017 में आपका पूछा भी गया है। तो आपका यहाँ पर 6 प्रांत, ये जब जो थोड़ा डाटा वाला क्वेश्चन आते हैं इसको आप थोड़ा याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था को 6 प्रांतों में बांटा गया था। पृथ्वी का आकार आपसे पूछा गया, तो आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी का आकार जो है, अभी देखा जाए तो इसके अनुसार तो गोल ही मानना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार पृथ्वी का आकार अंडाकार है, लेकिन आपको यहाँ पर गोल मानना पड़ेगा। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण कौन सा है? व्यापारिक पवनें आपका एक आती हैं, एक चक्रवात आता है, मानसूनी हवाएं, पछुआ हवाएं आप लोग जानते हैं कि ठंडी में चलती हैं। जो मानसूनी हवा, आपको बताना है यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो जो मानसूनी हवाएं होती हैं वो क्या होती हैं? ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रमुख कारण बनती हैं। भारतीय संविधान भारत में कब से लागू किया गया था? तो आप लोग अच्छे से पता है कि भारतीय संविधान हमारे देश में कब से लागू किया गया था? 1950 से भारतीय संविधान हमारे देश में लागू किया गया।
सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब हुआ था? सेल्यूकस निकेटर इसका पूरा नाम था और इसने अपनी लड़की की शादी हुई की थी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। बहुत अच्छा कहानी, बहुत अच्छी कहानी है इन दोनों के बीच में, ठीक है। कभी मौका मिला तो आपको अच्छे से इसकी डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी आपने बताइए कि सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपका 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध लड़ा गया था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के बाद में आप लोगों को कमेंट में बताना है कि कौन सा राज्य आता है इसके बाद में, किसकी स्थापना होती है, कौन आगे राज्य करता है। गुप्त वंश का प्रारंभ कब होता है? गुप्त संवत का प्रारंभ कब होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको लगभग में पता होता है कि गुप्त संवत का आपका 319 ईसा पूर्व में गुप्त संवत प्रारंभ होता है। दशावतार मंदिर कहाँ है? ये आपके उत्तर प्रदेश में ही, उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। अब आगे आप बताइए कहाँ पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा देवगढ़। देवगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पाल वंश की स्थापना अभी पीछे भी आया था। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। अब हम अपने जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, और जिसमें 2-4 क्वेश्चन में गलतियां भी थी उसको भी हम देख चुके हैं, और आप लोग भी अपने अपने जो सीरीज है उसमें सुधार कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। लघु उत्तरीय प्रश्न में हम आपको जितने प्रश्न कराएंगे आप लोग टिक करते चलिएगा, उसी में से पूरा पेपर आपका आएगा। मैं जितना क्वेश्चन कहूँ आप लोग सीरीज खोल लीजिएगा, पेज नंबर 14 पे है, और उतने क्वेश्चन आप रट लीजिएगा। मैं जितना कराऊंगा बस उतने ही पढ़ना, बाकी कोई क्वेश्चन आपको नहीं देखना, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तीनों लगा लीजिए, पहला, दूसरा और तीसरा। गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे? भड़ोज तथा ताम्रलिप्ति इस युग के प्रमुख बंदरगाह थे। गुप्त काल के एक भड़ोज, ताम्रलिप्ति, कौन कौन से? भड़ोज तथा ताम्रलिप्ति इस युग के प्रमुख बंदरगाह थे। दूसरा क्वेश्चन है जल के स्रोत कौन कौन से लिखिए। वर्षा, भूतल, प्रवाह, झीलें, जलप्रपात, शिव समुद्रम इत्यादि जल के स्रोत हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है जलप्रपात क्या है, इसको स्पष्ट कीजिए, ठीक है। पहाड़ों के चट्टानों से गिरने वाली जो नदियां, नालों को जलप्रपात कहा जाता है। जलप्रपात हम किसको कहते हैं? जलप्रपात का अर्थ है जो पहाड़ होते हैं, जो चट्टान होते हैं ना, वहां से जो नदियां या नाले जो गिरते हैं तो जो प्रवाह होता है वहां से, उनको हम जलप्रपात कहते हैं। आप लोग समझ के भी चलिएगा, मैं आपको समझाने की भी पूरी कोशिश करूंगा कि पहाड़ों की चट्टानों से जो गिरने वाली नदी या नालों से जो नल से जो पानी जो है, एक कहने मतलब एक चट्टान से जो पानी नीचे की तरफ गिरता है धरती की तरफ, उसको हम जलप्रपात कहते हैं। यदि गिरने वाला पानी एक बहुत बड़ी धारा के रूप में काफ़ी ऊंचाई से गिरता है तो उसको हम महाजलप्रपात कहते हैं। यदि गिरने वाले पानी की धारा पतली होती तो उसको हम जलप्रपात कहते हैं। अगर बड़ा पानी गिरता है तो उसको हम महाजलप्रपात, और अगर छोटा छोटा पानी गिर रहा मतलब पतले में पानी गिर रहा है तो उसको हम जलप्रपात कहते हैं। भूमिगत जल क्या है, इसके महत्व को लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट। मैं जितना इंपॉर्टेंट बताते चलूँ आप लोग खोल के पेज इंपॉर्टेंट लगाते चलिएगा और साथ में पढ़ते चलिएगा। भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर इंग्लिश में हम इसको कहते हैं। भूगर्भिक जल, धरती की सतह के नीचे चट्टानों के कणों के बीच अंतकाश या रंध्राकाश में मौजूद जल को कहते हैं। भूजल एक मीठे पानी के स्रोत के रूप में एक प्राकृतिक संसाधन है। मानव के लिए जल का अत्यधिक महत्व है। भूमिगत जल का महत्व आपसे पूछा गया है, तो यह भूगर्भिक जल की सतह के नीचे चट्टानों के कणों के बीच अंतकाश या रंध्रकाश में मौजूद होते हैं। और भूजल एक मीठे पानी का स्रोत हम लोगों को पीने के काम में आता है। हमारे धरती पे बहुत जल है, लेकिन हम पीने के पानी मात्र कुछ % है, लिमिट में पानी है जो हम पी सकते हैं। छत्रक शिला क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं। बालूका स्तूप क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार देख लेते हैं। मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई रुकावट आती है तब पवन का वेग कम हो जाता है, जिससे पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिरकर बालू के टीलों का निर्माण करते हैं। इनको हम बालूका स्तूप कहते हैं। अभी हम आपको समझा भी देंगे क्या है। ये मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक बनते हैं। अब देखिए, मान लो ये वो है मरुस्थल है, ठीक, यहाँ बालू पड़ा है, ठीक है।
इधर से हवा चल के आई, और जब हवा चल के आई तो बालू में फंसने लगी हवा, तो क्या होता है, ये बालू को अपने साथ उड़ाने को कोशिश करते, ऐसे से स्तूप बनने लगता है, ऐसे से। ठीक है, इसी को हम बालू का स्तूप कहते हैं। आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वायु क्या है, वायु के गर्म होने का परिणाम क्या होता है। वायु पंच महाभूतों में से एक है, यानी पंच महाभूतों में से एक है। वायु वस्तुतः गैसों का मिश्रण है जिसमें अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। कौन कौन सी गैसें होती हैं, जारक, प्रांगण, द्विजारेय, नाइट्रोजन, उदयन इत्यादि। ये बहुत प्रगाढ़ हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग नाइट्रोजन लिख देना, ठीक है, आर्गन लिख देना और ऑक्सीजन लिख देना, ये सब लिख देना। ये बहुत प्रांगण हिंदी में लिखा, आप लोग नाम नहीं सुने होंगे। वायु के गर्म होने पर ओजोन परत पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। जब वायु गर्म होती है तो ओजोन परत पर क्या होता है, क्षरण होती है। वायु कब गर्म होती है, जब सूर्य का प्रकाश हमारी धरती पर आता है और हमारे यहाँ पोल्यूशन ज़्यादा होता है, तो वो सूर्य का प्रकाश पूरी तरीके से परिवर्तित नहीं हो पाता। इससे हमारे क्या होते हैं, जो गर्मी है वो बढ़ने लगती है, और वायु गर्म होने से ग्लेशियर पिघलते हैं। इससे हमारे पूरे वातावरण पर बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है, बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और इससे हमको बहुत ही हानि होती है। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग इसी को हम कहते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार देख लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिम में हिंद कुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानने का प्रमुख स्रोत क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानने का प्रमुख स्रोत है कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक। चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर पूर्ण अधिकार किस वर्ष स्थापित किया। चंद्रगुप्त ने 316 ईस्वी में पूर्व में संपूर्ण पंजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर कब बैठा। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर बैठा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं वहां बताऊंगा, बाकी ये लोग सरसरी निगाह से हम सारे क्वेश्चन और देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट होगा समझा के भी चलेंगे। सेल्यूकस में भारत पर आक्रमण कब किया। तो सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण 305 ईसा पूर्व में किया था, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ने। और इसका ही युद्ध हुआ था किसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसने युद्ध किया था। मेगास्थनीज के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। पाटलिपुत्र मेगास्थनीज के अनुसार सबसे बड़ा नगर था। मौर्य शासन में सेना का संगठन करने वाले मंडल में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो मौर्य शासन में सेना का संगठन करने वाले मंडलों के सदस्यों की संख्या 30 थी। मौर्य शासन में नगर के न्यायाधीश तथा जनपदों के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था। तो मौर्य शासन में नगर के न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र और जनपद के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। भूमि कर एकत्रित करने वाले अधिकारियों को अग्रम कहा जाता था। मौर्य प्रशासन में तीर्थ क्या है। शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय शासन के शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय शासन कई विभागों में विभक्त थे जिन्हें तीर्थ कहा जाता था, ठीक है। बिंदुसार को किस उपनाम से जाना जाता था। अमित घात, जिसको हम बिंदुसार को अमित घात, शत्रुओं का संहारक अमित्र कहते थे। अमित घात भी कह सकते हैं, अमित्र कहते थे, शत्रुओं का संहारक। अशोक का धम्म किस सिद्धांत का अनुमोदन करता है। अशोक का धम्म वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत का अनुमोदन करता है। मौर्य काल में समाज कितने वर्णों में विभाजित था। तो इसके समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में विभाजित था समाज। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस समय प्रमुख शिक्षा का केंद्र तक्षशिला था। मौर्य काल के पतन का प्रमुख कारण क्या था। मौर्य काल के पतन के प्रमुख कारण उसका कोई भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं था। मौर्य प्रशासन में जनगणना समिति को क्या कार्य करती थी। जन्म और मरण का हिसाब रखती थी जनगणना समिति। सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। गुप्त संवत का प्रचलन 319 से 320 में गुप्त संवत का प्रचलन किया गया था। और महाकवि हरिसेन कौन था। तो महाकवि हरिसेन समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था। इसी ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना इसी ने की थी। आपसे भी क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है, तो आपके समुद्रगुप्त से, जिसकी रचना हरिसेन ने की थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है।
समुद्रगुप्त महान विजेता होने के साथ एक निपुण सेना नायक था, इसीलिए उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त काल के दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन कौन थे? आर्यभट्ट, बारामिहिर जो हैं गुप्त काल के जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। गुप्त काल के दो प्रसिद्ध साहित्यकार कौन कौन से? कालिदास और विष्णु शर्मा, दो आपके प्रसिद्ध साहित्यकार थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताइए। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर बैठता है और चंद्रगुप्त द्वितीय ने 400 वर्षों से मालवा और गुजरात में शासन कर रहे शकों को हराया। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में भूमि कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? सल्किक। क्या कहा था? सल्किक। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में भूमि कर वसूलने वाले अधिकारियों को सल्किक कहा जाता था। हुणों ने भारत पर आक्रमण किस शासक के काल में किया था? आपको अभी हमने एमसीक्यू में भी कराया था कि हुणों ने कुमारगुप्त के समय पर आक्रमण किया था भारत पर और कुमारगुप्त ने हुणों को पराजित भी किया था। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत भ्रमण पर आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वही चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था, उसी के समय में फाहियान भारत आया था। चीनी यात्री फाहियान का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम कुंग था। क्या था इसका? चीनी यात्री फाहियान का वास्तविक नाम कुंग था। फाहियान का क्या अर्थ होता है? फाहियान का अर्थ होता है धर्म गुरु या धर्म रक्षक। गुप्त वंश का अंतिम योग्य शासक कौन था? स्कंदगुप्त विक्रमादित्य जो है गुप्त वंश का अंतिम योग्य शासक था। हूण आक्रमण कौन थे? हूण आक्रमणकारी कौन थे? हूण लोग मध्य एशिया के खाना बदोश जंगलियों के समूह से थे और ये लोग भारत पर पहली बार आक्रमण कुमारगुप्त के समय में किया था। पुष्यभूति वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक कौन था? तो पुष्यभूति वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक हर्षवर्धन था, जिसने अपनी राजधानी को कन्नौज बनाया था। इसकी एक सिस्टर थी जिसकी हत्या कर दी जाती है मालवा के राजा और गौड़ राजा शशांक के द्वारा मिलकर, और इसके भाई जो थे प्रभाकर वर्धन उनको भी मार दिया जाता है। उसके बाद में ये मात्र 12 या 14 वर्ष की उम्र में राजा बनता है और ये बहुत ही पराक्रमी और वीर शासक थे। कभी इनकी कहानी आप पढ़िएगा हर्षवर्धन की, आपको बहुत ही आनंद प्राप्त होगा। हर्ष के शासन काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? भुक्ति। हर्ष के शासन काल में प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। हर्ष के समय किन्हीं दो विद्वानों के नाम लिखिए, बाणभट्ट और दिवाकर। कौन थे? बाणभट्ट और दिवाकर। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना की थी, ये भी हमने आपको पहले बता चुका हूँ। प्राचीन ग्रंथ राजतरंगिणी में कितने राजपूत कुलों का लेख है? प्राचीन ग्रंथ राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ थे और राजतरंगिणी में 36 राजपूतों कुलों का उल्लेख है, ये आप याद रखिएगा। चंदेलों की राजधानी खजुराहो, अभी हमने एमसीक्यू में भी किया। परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? सियाक अथवा श्रीहर्ष। परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक श्रीहर्ष था या सियाक था। गढ़वालों का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक कौन था? गोविंद चंद्र था, 1114 से लेकर 1115 ईस्वी में। जयचंद किस युद्ध में पराजित हुआ था? चंदावर का युद्ध 1194 में जयचंद पराजित हुआ था। अवंती सुंदरी कौन थी? अवंती सुंदरी एक विदुषी महिला थी। चंदी राजवंश का प्रथम शासक कौन था? चंदी इस वंश का प्रथम शासक कोकल प्रथम था। कौन था? कोकल प्रथम। अभी हमने पढ़ा था कोकल प्रथम कौन है? चंदी राजवंश का प्रथम शासक है। चालुक्य अथवा सोलंकी वंश की राजधानी कौन थी? अन्हिलवाड़। ठीक है, अन्हिलवाड़ जो है चालुक्य की राजधानी थी। प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी। किंतु इसका अगर देखा जाए तो माना जाए तो वास्तविक प्रथम राजा कौन था? तो वास्तविक प्रथम राजा अगर नागभट्ट प्रथम को हम लोग इजीली मानते हैं कि जो है इसका जो है मेन संस्थापक, अगर वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए आपका तो नागभट्ट प्रथम था। ठीक है, चहमान वंश का सबसे प्रसिद्ध व अंतिम शासक कौन था? तो चहमान वंश का सबसे प्रसिद्ध व अंतिम शासक पृथ्वीराज द्वितीय था, पृथ्वीराज तृतीय था, जिसने 1193 तक शासन किया। पाल राजवंश का प्रथम राजा कौन था? तो पाल राजवंश का प्रथम शासक धर्मपाल था, जिसने पाल राजवंश का बागडोर अपने हाथ में संभाला था। लेकिन पाल वंश का अगर देखा जाए तो संस्थापक तो गोपाल था, लेकिन राजवंश का प्रथम शासक जो है वास्तविक धर्मपाल ही था।
तो राजपूत काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो राजपूत काल में आय की प्रमुख स्रोत भूमि कर था। ठीक है। राजपूत काल में जनता की जीविका का प्रमुख या मुख्य साधन क्या था? कृषि था। राजपूत काल में जनता की जीविका के प्रमुख साधन कृषि था। राजपूत काल में कौन से धर्म प्रचलित थे? ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म। राजपूत काल एवं स्थापत्य शैलियाँ कौन कौन सी थी? उनके नाम लिखिए। नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। बेसर शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली। चालुक्य वंश की कितनी शाखाएं थी? 3 शाखाएं आपकी थी। ठीक है। कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और बेंगी के चालुक्य। ठीक है। कवि राजमार्ग रतन मालिका किसके द्वारा लिखित है? कवि राजमार्ग अमोघ वर्ष प्रथम द्वारा तथा रतन मालिका जिनसेन द्वारा लिखित कीर्ति है। कवि राजमार्ग अमोघ वर्ष प्रथम द्वारा तथा रतन मालिका जिनसेन द्वारा लिखित है। ऐहोल का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो ऐहोल का विष्णु मंदिर वातापी के चालुक्यों के द्वारा बनवाया गया था। हर्षवर्धन को किस चालुक्य नरेश ने पराजित किया था? हमने आपको एमसीक्यू में ही बताया था कि हर्षवर्धन को पुलकेशी द्वितीय ने पराजित किया था नर्मदा नदी के किनारे पर। ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। कृष्ण प्रथम, ध्रुवतारा वर्ष, गोविंद द्वितीय, अमोघ वर्ष। जो गोविंद द्वितीय है ये कन्नौज जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था इसमें इसने भाग लिया था। कुछ ज़्यादा हो जा रहा है लेकिन ठीक है, नॉलेज आपको मिल रहा है कैसे भी। चोल वंश के 4 प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। आपसे बार बार पूछा, आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और कोलोत्तुंग। ठीक है। आपका राजराज प्रथम और राजेंद्र द्वितीय बहुत प्रतापी राजा थे चोल वंश के। पल्लवकालीन मत्त विलास प्रहसन किसके द्वारा रचित है? तो पल्लवकालीन मत्त विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन ने लिखा था। और मत्त विलास प्रहसन जो है बौद्ध धर्म का मजाक उड़ाया गया था इसमें। और मत्त विलास आपको लग भी रहा हो तो थोड़ा हंसी मजाक से पुस्तक रिलेटेड है। मत्त विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन ने लिखा था, बौद्ध धर्म के विपक्ष में उसका मजाक उड़ाया था। बेंगी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। वातापी के चालुक्य राजवंश की स्थापना जय सिंह। वातापी प्रतापी वातापी, तो प्रतापी है तो वातापी है तो उसकी जो जय होगी उसकी। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांची थी। पल्लव वंश की राजधानी आपकी कांची थी। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी हिजरी संवत से 53 वर्ष पहले अरब के मक्का नगर में हुआ था।